सनसनी। सावधान, वो आंखों से लूट लेती हैं। वो ग्राहक बनकर आती हैं और फिर अपनी बातों से वो दुकानदार को बना लेती हैं अपना गुलाम। वो जैसा कहती हैं दुकानदार वैसा ही करता है। वो कहती हैं तिजोरी खोलो, दुकानदार तिजोरी खोल देता है। वो कहती हैं अपने पास मौजूद सारे रुपए हमें दे दो, दुकानदार बिना किसी झिझक के सारे रुपए उनके हवाले कर देता है। और अब अपनी आंखों से सम्मोहित करके लोगों को लूटने वाली उन लुटेरी महिलाओं की कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में उन शातिर महिलाओं की कहानी कैद है जिन्होंने दिल्ली में एक जौहरी को बिना किसी हथियार के, बिना किसी धमकी के सिर्फ अपनी आंखों से लूटा है। और अब लोगों को सम्मोहित कर लूटने वाली वो महिलाएं अपने अगले शिकार की तलाश में हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद ये लुटेरी महिलाएं कौन हैं? ये कौन हैं जिन्होंने अपनी आंखों से दिल्ली में एक जौहरी को दिन दहाड़े लूटा है? ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं लूट की उस पूरी वारदात की कहानी जो बेहद सनसनीखेज है। जी हां, सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अगर ये महिलाएं आपको कहीं नजर आती हैं तो इनसे सावधान रहिएगा। वो इसलिए कि ये महिलाएं अपने सम्मोहन के जादू से लोगों को गुलाम बना लेती हैं और फिर ये जो कहती हैं वो शख्स वही करता है। यकीन नहीं होता है तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में राधिका ज्वेलर्स के मालिक वेद प्रकाश वर्मा की यह कहानी सुन लीजिए। वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक ये हर रोज की तरह अपनी दुकान में बैठे थे और उसी वक्त ग्राहक बनकर आई ये दोनों महिलाएं। दोनों ने इनसे कहा कि इनके पास पुराने डिजाइन के कुछ गहने हैं जिन्हें बदलकर ये नए गहने लेना चाहती हैं। वेद प्रकाश वर्मा ने दूसरे लोगों की तरह ही इन दोनों महिलाओं को भी एक आम ग्राहक समझा और उसके बाद ही ये उनके सम्मोहन के जाल में फंसते चले गए। दोनों महिलाएं अपने साथ नकली गहने लेकर आई थीं, लेकिन वो उन गहनों को सोने का बता रही थीं और फिर वेद प्रकाश वर्मा ने भी उन नकली गहनों को असली समझ लिया। मैंने उसको सामान दिखाना शुरू कर दिया, रिंग, चैन, सुई धागे, सेट्स, ये सारी चीज़ दिखाई। उन्होंने कुछ सामान पसंद किया, कुछ सामान बोला कि रख लो जी। बार बार मुझसे कहते रहे अपना सामान चेक कर लेना जी। मेरी दुकान में तभी दूसरा लड़का आ गया। मैंने कहा भाई कारीगर जैसे ही आया, मैंने एक काम कर इसको थोड़ा सा गर्म करके देख ले भाई। और वो गर्म करने लगा, कहने लगा सर ऐसा है, कलर तो ठीक आ रहा है और सोना तो ठीक ही जैसा लग रहा है। वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक दोनों महिलाओं ने इनके ऊपर कुछ ऐसा जादू किया था कि वो जैसा कह रही थीं, ये वैसा ही कर रहे थे। वो अपने साथ नकली गहने लेकर आई थीं, लेकिन इसके बाद भी किसी को उन गहनों पर शक नहीं हुआ और फिर बड़ी ही चालाकी से उन दोनों ने उन नकली गहनों के बदले वेद प्रकाश वर्मा से हजारों रुपए ऐंठ लिए। मैंने जब उसको रेट बताया कि तुम्हारा 19 ग्राम 500 मिलीग्राम सोना है, इस सोने को 85 से गुणा करने के बाद में 42,000 रुपये का बैठेगा। तो उस लेडीज़ ने मुझसे कहा लाला जी इसको 43,000 रुपये कर दो। मैंने कहा जी 43,000 रुपये लिख देता हूँ। मैंने उसके पैसे 43,000 रुपये लिख दिए। 43,000 रुपये लिखने के बाद में मैंने फिर उसको सामान दिखाया। सारा सामान सेम वही पोजीशन से मैं उसको माइनस करता रह गया। तकरीबन उसके 40,100 रुपये उसके रह गए बैलेंस। मैंने कहा जी आपका क्या करना है? कहता अभी बताते हैं। पजे कहती हैं लाला जी एक काम करो, ये सामान तो पैक कर दो, बिल बनाओ और बाकी का हमें बैलेंस दे दो, कैश दे दो।
कैश दे दो। मैंने कहा जी कैश तो हम देते नहीं, हम तो सामान का सामान देते हैं। तो कहने लगी कोई नहीं, हम कल आएंगे आपके पास में, आप अपना सोना वापस ले जाएंगे और हॉलमार्क में बनवा सकते हैं हम, तब जो है ये कैश वापस ले लेना। मैंने कहा जी कैश तो मेरे पास है नहीं। फिर उनमें से लाल सूट वाली बोलती हैं, लाला जी आपकी तो बड़ी चलती होगी, आप तो सुनार हो, आप तो जिसको फ़ोन करोगे वही पैसे दे देगा। मैंने कहा जी ट्राई करके देख लेता हूँ। मैंने 2 सदस्यों को फ़ोन करा, उन दोनों ने मुझे यस कर दी। मैंने लड़के से 20,000 रुपये एक से मंगवाए, 39,500 रुपये एक से मंगवाए, बाकी कुछ कैश मेरे पास रखा हुआ था। मैंने दोनों को ला करके कैश दे दिया। वेद प्रकाश वर्मा की माने तो इन दोनों महिलाओं ने अपनी आंखों से सम्मोहित कर इन्हें दिन दहाड़े लूट लिया था। लेकिन इसके बाद भी ना तो इन्हें और ना ही दुकान में मौजूद किसी कर्मचारी को इन दोनों पर शक हुआ और फिर ये चाय पीकर दुकान से चलती बनी। जी, जिस तरह से मुझसे वो बोल रही थी सेम मैं वही करता चला जा रहा था। और दूसरे कस्टमर आए, मैंने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बाद में मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ, मैं दुकान में आज हमने यही काम करा है। तो कस्टमर आए, लड़कों ने बोले भाई साहब कस्टमर तो आए थे, आपने उनको ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उठ के चले गए वो। मैं अपने घर चला गया। रात को मुझे 1 बजे, तकरीबन 1 बज रहा होगा रात का, मुझे ख्याल आया कि मैंने आज क्या करा सारा दिन में। मैंने घर पे जाकर के कैश चेक करा अपना, तो 1500 रुपये मेरी जेब में। अब मैं हिसाब लगाने लगा बैठ के घर पे, तो मैंने कहा पैसे तो बहुत सारे आए थे, मेरे पैसे गए कहाँ। तब मुझे महसूस हुआ कि लगता है वो मेरे साथ में कोई सीन करके चली गई है। वेद प्रकाश वर्मा के मुताबिक ये दुकान में आई इन लुटेरी महिलाओं के सम्मोहन में फंसकर बर्बाद हो गए थे। लेकिन इस बात का एहसास इन्हें काफी देर बाद, देर रात में हुआ और फिर इन्होंने इन दोनों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। अपनी आंखों के सम्मोहन से वेद प्रकाश वर्मा को लूटने वाली ये दोनों शातिर महिलाएं कौन हैं और ये कहां रहती हैं? दिल्ली पुलिस अब इसकी छानबीन कर रही है। छानबीन के दौरान ही इस बात का खुलासा हुआ है कि वेद प्रकाश वर्मा इनके पहले शिकार नहीं है। अपने सम्मोहन के जाल से ये दोनों महिलाएं कई और लोगों को भी लूट चुकी हैं। दिल्ली पुलिस आंखों से लूटने वाले इन महिलाओं के सितम की कहानी को सुनकर हैरान है। वो इसलिए कि ये दोनों अपने सम्मोहन के जाल से अब तक कई लोगों को लूट चुकी हैं। करीब 1 साल पहले इन्हीं दोनों महिलाओं ने रोहिणी इलाके में ज्वेलरी की दुकान चलाने वाले महेंद्र सिंह को भी अपना शिकार बनाया था और आंखों से लूट की वो कहानी भी ठीक वैसी ही है जैसा वेद प्रकाश वर्मा के साथ हुआ। सेम यही महिला थी वो, जो बच्चा भी था उनके साथ। अरे इन्होंने जैसे जैसे करा ऐसे ही, क्योंकि मेरे को ज्ञान भी कम था, नई दुकानदारी थी, तो इन्हें जैसे भी बोला जैसे मैं करता गया, जो चीज़ इन्होंने मांगी वो निकाल के देता रहा। अच्छा। उसके बाद में मतलब मेरे को तो कोई पता नहीं चला कि कैसे कैसे हो। महेंद्र सिंह की माने तो इन दोनों महिलाओं ने नवंबर 2014 में जब इन्हें अपने सम्मोहन का शिकार बनाया था तो ये हैरान रह गए थे। बाद में पता चला कि ये दोनों इसी तरह इलाके के कई और ज्वेलर्स को भी अपना शिकार बना चुकी हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बाद भी ये पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। लोगों को सम्मोहित कर आंखों से लूटने वाली ये लुटेरी महिलाएं अब भी घूम रही हैं आजाद। इन्हें तलाश है अपने अगले शिकार की और इसलिए हम आपको फिर से कर रहे हैं आगाह। आप रहिएगा सावधान, क्योंकि दिल्ली में आंखों से लूटने वाली महिलाएं ही नहीं बल्कि आंखों के सम्मोहन से लूटने वाले ऐसे कई लुटेरे भी घूम रहे हैं जिन्हें आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। सम्मोहन के जरिए लूट, आंखों के जरिए शिकार। दिल्ली और आसपास के इलाके में अब तक लूट के ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या सम्मोहन विद्या सीखकर कोई भी किसी को भी अपने वश में कर सकता है? चंद पल की बातचीत में ही उन्हें लूट सकता है? आखिर इस मामले में क्या कहना है सम्मोहन विशेषज्ञ का? सनसनी की टीम मामले की तह तक जाने के लिए सम्मोहन विशेषज्ञ से भी मिली, लेकिन उनका यही कहना था कि सम्मोहन के जरिए कोई लूट की ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। जब तक 2 लोग आपस में जानते नहीं एक दूसरे को, अचानक ही इंसान इतना सजेस्टेबल हो गया, उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सटर्नल एड, कोई केमिकल डेफिनेटली यूज़ किया जाता है, कोई ऐसी टेक्निक
जिसमें एक्सटर्नल एड मटेरियल मैटर यूज किया गया हो, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है, ये हीलिंग हो ही नहीं सकती। सम्मोहन विशेषज्ञ की माने तो लूट की जिस अनोखी वारदात को लोग सम्मोहन से जोड़कर देखते हैं, असल में उसके पीछे कोई और कहानी हो सकती है। लेकिन वो कहानी क्या है, ये सबसे बड़ा राज है। एक आशंका ये है कि ऐसे लुटेरे बड़ी चालाकी से अपने शिकार को कोई ऐसी चीज सुंघा देते हैं या फिर खिला देते हैं जिनसे शिकार बने लोग अपने होश में नहीं रहते और फिर उन्हें लूट लिया जाता है। इस फहरिस्त में वो ढोंगी बाबा और तांत्रिक भी शामिल हैं, जो पहले लोगों को अनहोनी का डर दिखाते हैं और फिर अपने झूठे तंत्र मंत्र के तिलिस्म से उन्हें लूट लेते हैं। गाजियाबाद में एक ऐसे ही ढोंगी बाबा की कहानी सामने आई थी, जो खुद को वशीकरण विद्या का उस्ताद बताता था। वो एक ऐसी औरत के घर में गया जिसका अपने पति से मधुर संबंध नहीं था। बाबा ने औरत को भरोसा दिया कि उसके वशीकरण मंत्र के पाठ से पति उसकी मुट्ठी में होगा। औरत बाबा की बातों में आ गई और फिर बाबा उस औरत को चूना लगाकर चलता बना। ऐसे में जरूरत है ऐसे ढोंगी बाबाओं और मक्कार तांत्रिकों से सचेत रहने की। ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, समाज से सीखे हुए साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि हाँ इस लड़की को इस चीज की जरूरत है, अगर मैं ऐसा कहूँ और करूँ तो ये ऐसा कर सकती है, और वो उसके झांसे में आ जाती है और लोग इसका गलत उपयोग और गलत प्रयोग कर लेते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे दुष्कर्म करते हैं, मैं कहता हूँ कि इसे दंडित करना चाहिए और इसके दंड की सीमा और पैमाना भी मैं कहता हूं कि कठिन से कठिन होनी चाहिए। कभी कोई चमत्कार दिखाकर तो कभी अपनी बातों में उलझाकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में वशीकरण का झांसा देने वाले मक्कार बाबाओं के साथ कथित सम्मोहन के लुटेरे ही नहीं घूमते हैं, बल्कि अब यहां आंखों से लूटने वाली लुटेरी महिलाओं का गिरोह भी घूमने लगा है। ऐसे में जरूरत है सचेत और सावधान रहने की। याद रखिएगा, आपकी एक जरा सी सावधानी आपको किसी बड़े खतरे से बचा सकती है। यह कहानी उस रिश्ते की है जिससे वो औरत दुनिया की नजरों से छुपा कर रखना चाहती थी, लेकिन वो जो चाहती थी वो हुआ नहीं, और जो हुआ उसकी कहानी बेहद ही खौफनाक है। ये तस्वीर है प्रियंका शर्मा नाम की एक महिला की। प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो गया है। उसके मासूम बच्चों के सामने उसे बेरहमी से मार डाला गया है और उसकी कत्ल की वारदात को अंजाम देने वाले उसके कातिल ने भी खुद की जान ले ली है। कत्ल और खुदकुशी की ये कहानी दिल्ली के पटेल नगर के बलजीत नगर इलाके की है। प्रियंका को मौत के घाट उतारने वाले शख्स का उसके घर आना जाना था। प्रियंका ने अपने ससुराल वालों से उसका परिचय अपने भाई के रूप में करवाया था। उसका नाम दीपक बताया था, लेकिन छानबीन में पुलिस को उसके पास जो आईडी कार्ड मिला है उसमें उसका नाम दीपक नहीं बल्कि राकेश लिखा है। ऐसे में कत्ल और खुदकुशी की इस कहानी के पीछे क्या राज है, ये एक बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन से पता लग रहा है कि पहले प्रियंका को गोली मारी है, उसके बाद उन्होंने अपने आप को गोली मारी है। जांच में पुलिस को पता चला है कि प्रियंका रोहतक की रहने वाली है और उसका कत्ल करने वाला दीपक उर्फ राकेश नाम का शख्स भी रोहतक से ही है। ऐसे में उन दोनों के रिश्ते की हकीकत क्या है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि दीपक पिछले 2 सालों से प्रियंका के घर आ रहा था। मंगलवार की दोपहर जब प्रियंका अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर लौटी तो कुछ देर बाद दीपक भी वहां आ गया। इसके बाद दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ और फिर दीपक ने अपने पास रखे देसी तमंचे से प्रियंका को मौत के घाट उतार दिया। उसका कत्ल करने के बाद उसने खुद को भी गोली मार ली।